हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्राह्मी एकेडमी। आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एमपीपीएससी प्रीलिम्स का सिलेबस। इसके पहले हम 2 लेक्चर देख चुके हैं जिसमें मैंने बिल्कुल बेसिक से आपको एमपीपीएससी की डिटेल बताई है, मतलब कैसे आपका पेपर लेता है, उसके अलावा पेपर में कितने भाग होते हैं। मैं बिल्कुल बेसिक से इसलिए भी बता रही हूँ क्योंकि मेरे पास बहुत सारे ऐसे बच्चों के मैसेजेस आते हैं, कॉल्स आते हैं जो बताते हैं कि मैम हमने तैयारी शुरू कर दी, अभी थोड़े टाइम पहले की है, किसी ने 1 साल पहले से कर दी है, लेकिन उन्हें बेसिक ही नहीं पता है कि ये पेपर डिमांड क्या करता है। किसी भी पेपर को निकालने के लिए सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि इसकी डिमांड क्या है। आप देखेंगे बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनका प्रीलिम्स कभी नहीं रुकता, मतलब वो लगातार 2-3 बार, मतलब जितनी बार से पेपर दें, हर बार उनका बहुत आसानी से प्रीलिम्स निकल जाता है। अगर कहीं कमी रह जाती है तो मेंस में रह जाती है, या लास्ट में फिर वो फाइनल उनका कॉल नहीं आ पाता, रैंक नहीं आ पाती। लेकिन प्रीलिम्स नहीं रुकता है। क्यों? क्योंकि उनका बेसिक कंप्लीट है और उन्होंने समझ लिया है कि इस पेपर की डिमांड क्या है। हम आज वही देखने वाले हैं शुरू से लेके लास्ट तक कि आपके इस पेपर की डिमांड क्या है, प्रीलिम्स में कैसे क्वेश्चन आते हैं, आपको कैसे समझना है जिससे आपका एक बार भी प्रीलिम्स नहीं रुके। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक देखना है और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करना है, लाइक जरूर करना है, क्योंकि मुझे लगता है आपको मेरे वीडियो पसंद जरूर आएंगे। ठीक है, सबसे पहले याद रखिएगा प्रीलिम्स में हमने क्या देखा कि भाई इसमें आपके 2 पेपर होते हैं। और जिन लोगों को लगता है कि अबे आपको बेसिक चीजें पता है तो आप स्किप करके आगे देख लीजिए, है ना। हम बेसिक से इसलिए भी पढ़ रहे हैं क्योंकि बहुत सारे से बच्चे जो अभी शुरुआत कर रहे हैं, कॉलेज में हैं और बिल्कुल शुरुआत कर रहे हैं अपने प्रिपरेशन की, उन्हें ये चीजें नहीं पता होती हैं। तो इसलिए हम हर एक चीज, छोटी छोटी चीज भी इंक्लूड करके चल रहे हैं। प्रीलिम्स का आपका पेपर एक दिन होगा, ठीक है, तो ये सिर्फ एक दिन होता है। उसी दिन में आपके 2 पेपर होते हैं। पहले आपका पेपर होगा, फर्स्ट पेपर जो होगा वो जीएस का होता है, जो कि 2 घंटे का होता है और ये 200 नंबर का होता है। सेम डे आपका, उसी दिन थोड़ा आपका बीच में ब्रेक मिलेगा, फिर दूसरा पेपर होगा। दूसरा पेपर वो आपका एप्टीट्यूड टेस्ट होता है। तो ठीक है, ये आपका एप्टीट्यूड से रिलेटेड हो गया। एप्टीट्यूड से रिलेटेड ये भी आपका 2 घंटे के लिए होगा और 200 नंबर का होगा। मैंने आपको ये भी बताया था कि अगर आप सिर्फ स्टेट सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहे हैं, फॉरेस्ट वाला जो 1 वाला है उसकी प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं, तो सिर्फ आपको जीएस में ध्यान रखना है। कट ऑफ आपका जो जीएस में आएगा वो निकालना होता है। एप्टीट्यूड वाले में सिर्फ 40% आपको लाना रहता है ना, 40 क्वेश्चन सही करने रहते हैं। आप ज्यादा भी कर लेंगे लेकिन इसके मार्क्स जो है वो ऐड नहीं होते हैं, सिर्फ इसमें आपको कट ऑफ निकालनी रहती है। फॉरेस्ट वाली में इन दोनों के मार्क्स ऐड होके फाइनल आपका कट ऑफ बनता है। ठीक है, ये चीज हमने देख ली थी। अब यहाँ पे आपको याद रखना है कि हमने ये भी देखा कि मान लीजिए जीएस वाला जो पेपर है, जीएस वाले पेपर में आपको क्या मिलता है, 4 ऑप्शन मिलते हैं। मतलब इन दोनों पेपर में ही हम प्रीलिम्स की बात करें तो प्रीलिम्स कैसा होता है, आपको वहां पे क्वेश्चन के साथ साथ 4 ऑप्शन मिलते हैं। 4 ऑप्शन में से आपको क्या करना होता है, एक आंसर को टिक करना होता है। वहां पे आपको मिलेगी OMR शीट। उस शीट में आपको कोई एक जो है वो सर्कल भरना होता है, एक गोला जो है वो काला करना होता है, ब्लैक पेन यूज करनी होती है, सिर्फ एक सर्कल आपको भरना होता है। फिर बच्चों का ये डाउट आता है कि मान लीजिए मैम एक से ज्यादा अगर आंसर सही है, क्योंकि ऐसा होता है, पीएससी ऐसा ही हमेशा गलती करती है कि एक क्वेश्चन में आपको 2 आंसर जो है वो सही मिलेंगे। उस कंडीशन में क्या करना है, तो उस कंडीशन में याद रखिएगा आप उन दोनों में से, जैसे मान लीजिए ए और बी दोनों सही है, तो आप किसी भी एक आंसर के सामने क्या कर सकते हैं, गोला भर सकते हैं। याद रखिएगा 2 गोले नहीं भरने, कि 2 आंसर सही है तो आप दोनों भर दीजिए। इस कंडीशन में आपका आंसर गलत हो जाएगा। दोनों में से आप कोई भी एक आंसर, मतलब एक सर्कल भर देंगे तो वो आपका फिर सही माना जाएगा। 2 गोले भरने पे वो आपका क्वेश्चन जो है वो रॉन्ग माना जाएगा। ठीक है, इसलिए आपको एक ही भरना है। किस कंडीशन में, जिस कंडीशन में अगर 2 आंसर सही हैं तो दोनों में से कोई एक कर लीजिए। अगर क्वेश्चन डिलीट हो जाता है, जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन ऐसा है जो कि 4 में से कोई आंसर नहीं लग रहा, या आपको वो ऐसा लग रहा है कि जैसे इस बार हुआ ट्रांसलेशन मिस्टेक हो गई है, तो फिर आपको ये करना है कि अपने हिसाब से आंसर टिक करना है। डिलीट हो जाता है तो फिर उसमें कुछ कर ही नहीं सकते, है ना। ये आपका हो गया बेसिक। अब बात करते हैं कि आपके प्रीलिम्स में 10 यूनिट डिवाइडेड है ना, पूरे सिलेबस में दिया गया है। तो आपका प्रीलिम्स का जो सिलेबस दिया गया है, प्री के सिलेबस में 10 यूनिट आपकी दी गई है टोटल।
तो यहाँ पे आपको टोटल 10 यूनिट मिलेंगी। जब तक 2024 वाला भी पेपर नहीं हुआ था तब तक ये लग रहा था कि शायद हर यूनिट से 10-10 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, लेकिन इस बार के पेपर में ये मैंने चार्ट बनाया है, यहाँ पे ये दिखाया है कि हर एक जो यूनिट है उससे बराबर क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं, मतलब 10-10 क्वेश्चन नहीं आए। किसी से 13 क्वेश्चन पूछा गया है, जो आपका यूनिट 1 है, भारत का इतिहास है, जो इंडियन हिस्ट्री, वहां से आपके 13 क्वेश्चन आ गए। बल्कि आपका जो यूनिट 2 है, मध्य प्रदेश का जो इतिहास है, आपकी हिस्ट्री ऑफ मध्य प्रदेश, वहां से सिर्फ 6 क्वेश्चन आए हैं। तो यहाँ पे फिर देखेंगे 10, 11, 10, 9, तो मतलब ये आप देख के चल सकते हैं कि हर यूनिट में ये बिल्कुल फिक्स नहीं किया गया है कि हर यूनिट से 10 क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, ऊपर नीचे भी हो सकते हैं। ये 2024 में सीधे सीधे बताया गया है। इसका नुकसान क्या है? सबसे पहले तो देखिए कि ये जो आपका पैटर्न बताया गया है, तो इसका नुकसान क्या है। पहला नुकसान ये है कि आपको ये नहीं पता चलेगा कि किस यूनिट का वेटेज कितना है। मतलब किसी यूनिट से, मान लीजिए आपको लग रहा है कि साइंस मेरी अच्छी नहीं है, चलो 6-7 क्वेश्चन आएंगे तो हम उसको छोड़ सकते हैं, लेकिन ये बिल्कुल फिक्स नहीं है कि 6-7 ही आए। मान लीजिए जिस बार आपने अच्छे से साइंस वाला पोर्शन नहीं पढ़ा है, उसी बार आपके 13 क्वेश्चन जो हैं वो साइंस वाले पोर्शन से आ गए, तब तो आप बिल्कुल बाहर हो जाएंगे, है ना। तो इसका नुकसान ये रहता है कि यहाँ पे पता नहीं चलता कि किस यूनिट को कितना वेटेज मिल सकता है, ये पता नहीं चलता है। इसकी वजह से क्या होता है कि आपको हर एक यूनिट में अपनी अच्छी कमांड बनानी होती है। आप किसी भी एक यूनिट को कम नहीं आंक सकते हैं, किसी में भी आप थोड़ा भी मतलब अगर ऊंच नीच करेंगे या उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन करेंगे कि चलो इसको कम पढ़ते हैं उसको ज्यादा पढ़ते हैं, तो पता चला उस बार ही उस वाले यूनिट से ज्यादा क्वेश्चन पूछ लिए गए, है ना। तो ये एक इसका नुकसान रहता है कि हमें पता नहीं चलता है। और इसके साथ आप जैसे मान लीजिए पता तो चल नहीं रहा कि कितने क्वेश्चन आएंगे, किसी का वेटेज ज्यादा भी कर सकता है, आपका पॉलिटी अच्छा है, आपका ज्योग्राफी अच्छा है, लेकिन पता चला वहां से क्वेश्चन कम आ रहे हैं। इकोनॉमी जो आपका अर्थव्यवस्था वाला पोर्शन है, वहां फैक्ट पूछे जाते हैं और पता चला उससे ज्यादा क्वेश्चन आ गए, तो आपका पेपर बिगड़ सकता है। तो फिर आपकी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? ये याद रखिएगा कि हर एक यूनिट से अगर हम एवरेज लेके चले, औसत लेके चले, तो आपका 7 से 8 क्वेश्चन जो हैं ये एवरेज बनेंगे ही बनेंगे। ये हम एवरेज लेके चल रहे हैं, है ना। ज्यादा कम किसी में हो जाएगा वो अलग बात है, एवरेज लेके चले तो 7 से 8 क्वेश्चन जो हैं आपके हर एक यूनिट के रहेंगे। अब आपको क्या करना है, आपको तैयारी जो है अपनी वो 7-8 क्वेश्चन के हिसाब से रखनी है कि ठीक है 7-8 क्वेश्चन मेरे हर यूनिट के सही होने चाहिए। जो भी ज्यादा रहेगा, जैसे कि इसमें 13 है, इसमें 10 है, इसमें 11 है, जो 2-3 क्वेश्चन का मार्जिन है आप वो लेके चल सकते हैं कि चलो 7-8 क्वेश्चन तो हमें सही करने ही हैं हर एक यूनिट के, ठीक है। क्वेश्चन ज्यादा, अगर क्वेश्चन पेपर ज्यादा टफ आता है तो आपको भी पता है कट ऑफ थोड़ा नीचे चला जाता है, जैसे इस बार का कट ऑफ थोड़ा कम गया है, पिछली बार का कट ऑफ काफी ज्यादा हाई गया था 2023 वाला, तो आप ऐसे करके चल सकते हैं। अब यहाँ पे एक और चीज आपको समझनी है, जैसे मैंने बता दिया नुकसान, तो एक चीज ये है कि आपको क्या करना है, हर एक यूनिट पे ध्यान देना है, क्योंकि किसका वेटेज किस वर्ष बढ़ा दे ये हमें नहीं पता रहता। लेकिन इसमें एक चीज और आपकी है कि आपके जो 10 यूनिट हैं, जैसे मैं पहले यूनिट की बात करूं, पहले यूनिट में ये आपका यूनिट 1 हो गया, है ना, ये यूनिट 1 हो गया, और जो ये पूरे टॉपिक हैं ये क्या कहलाए, ये कहलाए आपके सब टॉपिक, ठीक है, ये आपके सब टॉपिक हैं यूनिट 1 के। अब यहाँ पे आपको एक चीज याद रखनी है जो कि हर एक बच्चे को समझनी जरूरी है, अगर उसको हर बार प्रीलिम्स निकालना है बिना किसी मतलब झंझट के और बिना किसी ऐसा मानिए कि मुश्किल के, है ना, कि हर बार आपका प्रीलिम्स निकलना ही चाहिए, प्रीलिम्स को लेके कोई भी दिक्कत नहीं हो, मेंस मेन मुद्दा रहे। तो प्रीलिम्स में आपको एक चीज याद रखनी है, आपको समझना पड़ेगा कि यहाँ पे जो सब यूनिट है ये सारी की सारी ये इक्वली इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब इन सब का बराबर वेटेज नहीं है, इसमें से कोई ऐसी यूनिट होगी जो ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी। मतलब ऐसा बिल्कुल नहीं है कि फिक्स है कि हर एक ये जो सब टॉपिक दिए हैं, जैसे आपका ये हो गया प्राचीन एवं मध्यकालीन भारत के इतिहास की प्रमुख विशेषताएं, तो मैं ये बिल्कुल नहीं बोल रही हूँ कि ये फिक्स है कि यहाँ से एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन आएगा ही आएगा, है ना। मान लीजिए इससे नहीं आया, कभी कभी ये जो सांस्कृतिक विरासत है इससे ज्यादा क्वेश्चन पूछ लिए, लेकिन एक पैटर्न रहता है एमपीपीएससी का, या आप किसी भी एग्जाम का देखेंगे एक पैटर्न फॉलो करता है, वो
एक पैटर्न फॉलो करता है जिसमें आपके कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जो उसके फेवरेट होते हैं, जो हर साल पूछे जाते हैं। ऐसे ही हर 10 यूनिट में आपके कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट है दूसरे टॉपिक से। जैसे मान लीजिए मैं बात करूं, ये जैसे आपका टॉपिक है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहां से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो ऐसे ही हो गया, हर एक यूनिट में 10 यूनिट में से हर एक यूनिट में कुछ ऐसे, जैसे आपके ये सब टॉपिक हैं, कुछ उनमें से ऐसे टॉपिक होंगे जो ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, जिनसे हर बार क्वेश्चन बनता है। कुछ ऐसे होंगे जिनसे क्वेश्चन बन भी सकता है या नहीं भी बन सकता। तो फिर एज अ स्टूडेंट आपको क्या करना चाहिए? आपको उन चीजों पे फोकस करना है। जैसे हम बात करें कि आपको पता चल गया कि जो आपके कुछ सब टॉपिक हैं हर एक यूनिट के, यहाँ पे हम हर यूनिट की बात कर रहे हैं, हर यूनिट के कुछ सब टॉपिक ऐसे हैं जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उससे हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है, ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, उन इंपॉर्टेंट सब टॉपिक्स को पहले तो एनालाइज करेंगे, देखेंगे कौन कौन से टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले तो आपको यही ढूंढना है कि कौन कौन से टॉपिक जो हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब वही क्वेश्चन आता है कि मैम अभी तो हमने शुरुआत ही की है, मतलब बिल्कुल प्रिपरेशन, हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा टॉपिक जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सा जो टॉपिक है वो कम इंपॉर्टेंट है। तो फिर यहाँ पे आपको मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था, यहीं पे होता है खेला। जो बच्चे समझदार हो जाते हैं, जो एक दो बार समझ जाते हैं कि गलती कहाँ पे हो रही है, वो यही चीज पकड़ लेते हैं। क्या? उनको पता है कि ये जो ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, ये आपको पता कैसे चलेगा? ये पता चलेगा जब आप देखेंगे प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर। जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं वही आपको बताएंगे कि कौन सा टॉपिक जो है जो पीएससी बार बार पूछ रहा है, कौन से ऐसे यूनिट हैं जो पीएससी बार बार पूछ रहा है, कौन से ऐसे क्वेश्चन है जहां से पीएससी बार बार क्वेश्चन पूछता ही है, हर साल पूछता ही है। तो ये कैसे पता चलेगा? ये पता चलेगा आपको क्वेश्चन पेपर देख के। अब यह है कि 2024 मतलब सिलेबस चेंज होने के बाद अभी तो सिर्फ एक बार ही पेपर हुआ है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, आपको इसीलिए मैंने बताया है कि एक जो बुकलेट लेनी है, यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि आपको बुक लेनी है प्रीवियस ईयर की, कम से कम 1993 से हो या उसके बाद भी थोड़ा हो तो चलेगा, मतलब 14-15 सालों का पेपर उसमें हो। उसको क्या करना है, उसको टॉपिक वाइज उसमें क्या हो, टॉपिक वाइज उसमें सॉल्यूशन दिया हो, टॉपिक वाइज सॉल्यूशन के साथ लेना था, ये भी मैंने आपको बताया था। अब आप क्या करेंगे, हर एक पेपर में देखेंगे, हर एक टॉपिक में देखेंगे। जैसे मैं बात करूं पॉलिटी की, है ना, पॉलिटी में जब आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि संविधान संशोधन वाला जो पोर्शन है, एक यूनिट इसमें, सब यूनिट इसमें है संविधान संशोधन। आप देखेंगे कि हर बार हर साल के पेपर में संविधान संशोधन से रिलेटेड कुछ ना कुछ पूछा जा रहा है। टॉपिक दिया हुआ है, ये तो हमें पता है, लेकिन मैंने आपको ये भी बताया कि कुछ टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दूसरे टॉपिक थोड़ा कम इंपॉर्टेंट है। तो वो इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको पता चलेगा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को देख के, एनालाइज करके। मतलब ऐसा नहीं कि आपने एक पेपर देखा, आपको समझ में आ गया कि ठीक है ऐसे ही आता है, नहीं, आपको कम से कम देखना है 4-5 सालों के उठा के, तो बिल्कुल ही देखना है कि 4-5 सालों के क्वेश्चन पेपर अच्छे से आप एनालाइज करें, उसमें देखें कि कौन सा क्वेश्चन जो है वो बार बार आता है, कौन सा टॉपिक जो है वो बार बार आता है। अब फिर वही क्वेश्चन आता है कि मैम जो नए बच्चे हैं उनके लिए तो बहुत टफ हो जाएगा। तो इसके लिए हम एक पूरा वीडियो लेकर आएंगे, एक लेक्चर लेके आएंगे, जिसमें मैं बताऊंगी आपको कि जैसे ये हम सिलेबस की बात करें, ये आपका ये सिलेबस है, ये आपके पूरे सब टॉपिक हैं, तो इस पूरे टॉपिक में से ज्यादा इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है, ज्यादा इंपॉर्टेंट, वो कौन कौन से टॉपिक हैं, कौन कौन से टॉपिक हैं। मतलब मैं ये नहीं बोल रही हूं कि आपको पढ़ना नहीं है, आपको उन टॉपिक्स पे ज्यादा कमांड बनानी है जो बार बार आते हैं। जैसे मान लीजिए हम बात करें यहाँ पे किसकी, कट ऑफ की। अब मान लीजिए यहाँ पे कट ऑफ जा रहा है 78, ठीक है, 78 क्वेश्चंस मतलब आपको सही करने हैं। अब 78 क्वेश्चन सही करने हैं, इसका मतलब ये है कि आपके कुछ ऐसे क्वेश्चंस होने चाहिए जो किसी भी हालत में गलत नहीं करने हैं आपको। मतलब जो सारे बच्चे सही कर रहे हैं वो तो आपको सही करने ही हैं, जो और बच्चे नहीं कर पा रहे वो आपको सही करने हैं, तब कहीं जाके आप कट ऑफ निकाल पाएंगे। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि आपको सही करने ही करने हैं, कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो आपको इतनी बार पढ़ना, इतनी बार रिवीजन करना है कि वहां से अगर क्वेश्चन बनता है तो आपसे बनना चाहिए।
और वो टॉपिक, वो क्वेश्चन कौन से होंगे, यही जो ज्यादा इंपॉर्टेंट वाले हैं, जो आपको पता है कि हर बार आते हैं, वहां से कुछ ना कुछ हर बार पूछा जाएगा। तो वो टॉपिक आपका इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि वहां से अगर कोई क्वेश्चन बनता है तो वो आपसे बिल्कुल गलत नहीं हो। ठीक है, क्योंकि आपको कट ऑफ निकालना है, टॉपर तो बनना नहीं है कि हमें 100 आउट ऑफ 100 पूरे क्वेश्चन सही करने हैं, आपको सिर्फ कट ऑफ निकालना है। तो यहाँ पे ध्यान देना है कि जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वाले क्वेश्चन है वो हमारे सबसे पहले कवर हो, ऐसा कोई भी पोर्शन नहीं बचे जो कि हमारा बार बार पूछा जाता है और वो आपसे नहीं बन रहा। आप सबसे पहले उसको स्ट्रॉन्ग करिए, है ना। जो आपका, अगर आपको लगता है कि ये वाला जो पोर्शन है, ये संकल्पना और विचार वाला जो पोर्शन है वो इंपॉर्टेंट है, उसको इतना स्ट्रॉन्ग करिए कि वहां से कोई भी क्वेश्चन अगर आ रहा है तो आपसे बनना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो यही आ गई कि हम एनालाइज कैसे करेंगे। तो आपको क्या करना है, आपको जो मैंने बताया कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उठाना है और यहां से फिर क्या करना है, एनालाइज करना है। अच्छा, एनालाइज का जो ये मतलब है, यहाँ पे एनालाइज करना है, यहाँ पे क्या मतलब है इसका कि आप देखेंगे कौन सा क्वेश्चन जो है वो, या कौन से क्वेश्चन का पैटर्न, जैसे मैंने बताया संविधान संशोधन, जो आपका कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है वो बार बार आते हैं, आपके अनुच्छेद आर्टिकल जो है वो बार बार आते हैं, राष्ट्रपति से रिलेटेड आर्टिकल हो गया, आपके प्रेसिडेंट से रिलेटेड, गवर्नर राज्यपाल से रिलेटेड आर्टिकल हो गया, ये बार बार आते हैं। तो अगर वहां से क्वेश्चन आ रहा है, मतलब ये बिल्कुल फिक्स तो नहीं है कि राष्ट्रपति का यही क्वेश्चन बार बार आएगा, लेकिन हाँ राष्ट्रपति आपको पता चल गया। अब राष्ट्रपति से रिलेटेड जितने भी आर्टिकल हैं, जितने भी अनुच्छेद हैं, आपको एक एक अनुच्छेद याद होना चाहिए, क्योंकि आपको पता चल गया कि भाई उससे बार बार क्वेश्चन आ रहे हैं। तो आप पहले क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर वाली क्वेश्चन की बुकलेट उठाएंगे, एक एक टॉपिक देखेंगे और फिर उन टॉपिक्स को किसके साथ मिलाएंगे, सिलेबस के साथ, और सिलेबस में क्या करते जाएंगे, टिक करते जाएंगे। जैसे मैं बात करूं संकल्पना एवं विचार, आपने देखा ये तो मान लीजिए अभी पहली बार ऐड हुआ है, तो इसको तो आप पता नहीं लगा सकते कि ये कितना इंपॉर्टेंट होगा। दूसरे की बात करें, जैसे हम बात करें सांस्कृतिक विरासत की, या हम स्वतंत्रता संघर्ष की बात करें, राष्ट्रीय आंदोलन की बात करें, मान लीजिए यहां से जो है आपका एक क्वेश्चन आता ही आता है राष्ट्रीय आंदोलन से। जितने भी राष्ट्रीय आंदोलन हुए हैं, चाहे वो बंगाल विभाजन की हम बात करें, चाहे भारत छोड़ो की सबसे लास्ट में, जितने भी आंदोलन हुए हैं राष्ट्रीय आंदोलन, डेट के साथ, उसकी स्टोरी के साथ, जैसे इस बार ही पूछा गया था, तो हर एक चीज आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि आपको पता है यहां से एक क्वेश्चन जरूर बनेगा। अब आपको पता है, आपने देखा प्रीवियस ईयर के 2-3 साल, ये मान लीजिए 4-5 सालों के आपने क्या देखे, क्वेश्चन पेपर देख लिए। आपने 4-5 सालों का पेपर देखा, आपने देखा कि यहाँ राष्ट्रीय आंदोलन से हर बार क्वेश्चन आ रहा है। आपने देखा यहाँ पे जैसे धार्मिक सुधार है, धार्मिक सुधार से यहाँ से हर बार क्वेश्चन आ रहा है। और ये देखा आपने, सिर्फ 1 साल का पेपर देखा नहीं, आपने कम से कम 4-5 सालों का पेपर उठा के देखा। हर बार आपने देखा कि धार्मिक आंदोलन जरूर पूछ रहा है, कभी पूछ रहा है कि प्रार्थना समाज किसने स्थापित किया, कभी पूछ रहा है कि कहाँ पे स्थापित किया, लोकेशन बताओ, है ना। तो इससे क्या पता चलेगा आपको कि ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड जितना भी डेटा आपके पास अवेलेबल है, आपको बहुत अच्छे तरीके से याद रखना है, ठीक है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, हर बार बनते हैं। ये मैंने एग्जांपल दिया आपको एक यूनिट का। अब जैसे हम बात करें यहाँ पे, जैसे मध्य प्रदेश का इतिहास है, तो मध्य प्रदेश के इतिहास में यहाँ पे जैसे स्वतंत्रता आंदोलन में मध्य प्रदेश का योगदान, यहाँ पे चाहे आप जनजाति योगदान की बात करें, और हमारा वैसे भी ट्राइब्स जो है अलग से ऐड हो ही गया है, उसके अलावा हम किसी भी जैसे मान लीजिए आपका शंकर शाह वगैरह हो गए, इनकी बात करें, आपके जो गोंडवाना वाला जो इलाका था, उसके अलावा आपके 1857 की क्रांति में जो हमारा सहयोग था मध्य प्रदेश का, उसकी बात करें, यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है, मतलब उससे रिलेटेड स्वतंत्रता आंदोलन में मध्य प्रदेश का जो भी योगदान था, जो भी पार्टिसिपेशन था, किसमें, आपके फ्रीडम स्ट्रगल में, है ना। इंग्लिश में भी मैंने ऐड कर दिया है, फ्रीडम मूवमेंट में जितना भी ऐड था, मतलब आपका मध्य प्रदेश का वहां पे पार्टिसिपेशन था, वहां से क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो उससे अवेलेबल जितना भी डेटा है आपको बहुत अच्छे तरीके से याद रखना है, ठीक है। ऐसे ही बात करें हम किसकी, यहाँ पे जैसे ज्योग्राफी की बात करें, या अगर मैं बात करूं यहाँ पे ज्योग्राफी ऑफ मध्य प्रदेश, यहाँ पे पॉलिटी की बात करूं। अब पॉलिटी में क्या है, आप देखेंगे एक यहाँ पे मिलेगा आपको संवैधानिक संशोधन, मतलब यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की हम बात कर रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो गया, फंडामेंटल राइट्स हो गया, उसके अलावा प्रेसिडेंट हो गया,
इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हर बार आप 4 से 5 देखें या पिछले 7-8 सालों के क्वेश्चन देखें, आपको प्रेसिडेंट से रिलेटेड क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा, इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और जब आपको पता है कि भाई प्रेसिडेंट का क्वेश्चन आना ही आना है, तो उसको इतने अच्छे से तैयार करना है कि इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछे आपसे गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारे बेसिक मतलब अंडरस्टैंडिंग हो गई। ये मैं कुछ आपको एग्जांपल दे रही हूँ। मैंने हर एक यूनिट का अभी बिल्कुल इंक्लूड नहीं किया है, क्योंकि लेक्चर बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता तो समझने में दिक्कत होने लग जाती है ना, एक ही बार में अगर मैं ज्यादा चीजें बता दूं तो। ये मैंने अभी सिर्फ एग्जाम्पल दिया है। हम इसका डिटेल एक बार देखेंगे कि हर एक यूनिट से पिछले 3-4 सालों के क्वेश्चन पेपर उठाएंगे और ये देखेंगे कि कौन सा जो आपका टॉपिक है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हर एक टॉपिक के लिए देखेंगे, तो क्योंकि वो लेक्चर बड़े होंगे इसलिए हम उनको अगले लेक्चर में इंक्लूड करते जाएंगे इसी एक सीरीज में। अभी मैंने सिर्फ आपको ये बता दिया कि आपको कैसे समझना है कि कौन सा टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे जो मैंने आपको बताया, ये जो पूरा आपका इस बार का क्वेश्चन पेपर था हर एक यूनिट से डिवाइडेड है कि कम से कम 7 से 8 क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। उसमें भी कुछ टॉपिक ऐसे हो गए जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिनसे क्वेश्चन हर बार बनते ही बनते हैं। तो सबसे पहला आपका फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, आपका पहला स्टेप ये होना चाहिए कि सबसे पहले तो आप क्या करिए, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट वाले टॉपिक हैं उनको ढूंढिए और वो जितने भी आपको टॉपिक मिलेंगे उनको क्या करिए, डिटेल में पढ़िए। डिटेल में उनसे रिलेटेड आपको कुछ भी ऐसा नहीं होना चाहिए जो याद ना हो, तो ये डिटेल में याद होना चाहिए। ठीक है, ये डिटेल में याद होना चाहिए। इसके लिए हम एक अलग से लेक्चर भी बनाएंगे हर एक यूनिट के लिए अलग अलग, तो वो बहुत ज्यादा डिटेलिंग होगा, इसलिए सब इसमें इंक्लूड नहीं है। ये मैं आपको काम दे रही हूँ, आप खुद से भी अगर करेंगे, जैसे आप अगर 4-5 सालों के क्वेश्चन पेपर देखते हैं, फिर आप देखते हैं कि सिलेबस में ये टॉपिक है, भाई यहाँ से हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप क्या करेंगे, आप कम से कम मतलब 7 से 8 बार क्वेश्चन पेपर देख लेंगे। हर एक क्वेश्चन पेपर, चाहे 2024 की बात करें, 23, 22, 21 जितने भी पेपर हैं, आप 3-4 बार उसको देख लेंगे तो आपको क्वेश्चंस याद हो जाएंगे। और क्वेश्चंस याद हो जाएंगे तो सिलेबस में आप जब मैच करेंगे तो ज्यादा आसान होगा समझना कि हाँ, यहाँ से मतलब स्वतंत्रता संग्राम वाले से पेपर में आया हुआ है, राष्ट्रीय आंदोलन से आया हुआ है, तो आप आसानी तरीके से मतलब उसको समझ सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपको क्या काम करना है कि पहले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को उठा के सिलेबस के साथ मैच करना है। प्रीवियस ईयर में भी कम से कम 3-4 सालों के आपको क्वेश्चन पेपर देखने हैं। फिर देखना है कि कौन सा जो है टॉपिक वो हर बार पूछा जाता है। राष्ट्रीय आंदोलन आ रहा है क्या हर बार, आपका जो ये प्राचीन और मध्यकालीन है उससे कैसे क्वेश्चन बन रहे हैं, कितने क्वेश्चन हर बार आ रहे हैं। फिर आपको क्या करना है, जैसे मैंने यहाँ पे क्या बताया, यूनिट 1 से आए 13 क्वेश्चन, ठीक है, 13 क्वेश्चन आए, मतलब इन सारे टॉपिक्स में कहाँ 13 क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं। ठीक है, यहां से इस पूरे टॉपिक में से 13 क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब आपको ये देखना है कि ये 13 क्वेश्चन इनमें से कहां से पूछे गए हैं। टोटल टॉपिक देखें अगर यहाँ पे, तो टोटल टॉपिक कितने हो रहे हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो ये आपके देखेंगे कि 6 टॉपिक हैं, है ना, ये हो गए आपके 6 सब टॉपिक। अगर देखा जाए तो ये आपके 6 सब टॉपिक हो गए। 6 सब टॉपिक में से आपके कितने क्वेश्चन आए हैं, 13 क्वेश्चन आए हैं। अब ये आपको देखना है कि ये जो 13 क्वेश्चन है ये क्या हर टॉपिक से 2-2 क्वेश्चन उठाया है, या किसी एक टॉपिक से, मान लीजिए हम इसकी बात करें, अगर राष्ट्रीय आंदोलन की बात करें तो वैसे तो अगर 13 डिवाइड करेंगे तो 2-2 क्वेश्चन आने चाहिए, लेकिन मान लीजिए किसी एक टॉपिक से 3 क्वेश्चन भी पूछा है, मतलब क्या, मतलब वो टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको ज्यादा वेटेज दिया गया है। तो आपको क्वेश्चन पेपर देख के 2024 वाला ये एनालाइज करना पड़ेगा। तो पहला वाला तो आपको सिर्फ 2024 में मिलेगा और ये सारी चीजें आपको पुराने पेपर्स में भी मिल जाएंगी, तो उसको भी देख के फिर एनालाइज करेंगे कि भाई अगर हिस्ट्री से 13 क्वेश्चन आ रहे हैं तो किस वाले पोर्शन से ज्यादा आ रहे हैं। किसी क्वेश्चन से 3 क्वेश्चन, किसी पोर्शन से, किसी सब टॉपिक से 3 क्वेश्चन बन रहे होंगे, किसी से 2 बन रहे होंगे। अब ये भी देखना है, ये तो मैंने बात की क्वेश्चंस की, नंबर ऑफ क्वेश्चंस की, जैसे राष्ट्रीय आंदोलन है वहां से आपके 3 क्वेश्चन बने। उसके बाद आपको ये भी देखना है कि क्वेश्चन बन कैसे रहे हैं। जैसे मैंने एग्जांपल लिया था प्रार्थना समाज का, प्रार्थना समाज, ठीक है, ये आपका जो धार्मिक सुधार वाला है, जो जितने भी रिलीजियस मूवमेंट हुए हैं उस टाइम पे, तो ये आपका इंग्लिश में है यहाँ पे, ये
इंडिपेंडेंस स्ट्रगल हो गया, नेशनल मूवमेंट हो गया, इसके अलावा सोशल और रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट जितने भी हुए हैं उनकी बात कर रही हूं। तो एक एग्जांपल हम लेके चल रहे हैं, जैसे प्रार्थना समाज। अब मैंने 3-4 सालों के क्वेश्चन पेपर देखे, उसमें मुझे पता चला कि भाई ये जो आपके रिफॉर्म मूवमेंट हैं, जितने भी धार्मिक आंदोलन है, धार्मिक सुधार आंदोलन, वहां से क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो मान लीजिए मैं बात करूं कि यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन आ रहे हैं, अगर मान लीजिए, है ना, इस बार 2 से 3 क्वेश्चन आया है, तो फिर आपको ये देखना है कि ये से 2 से 3 क्वेश्चन आए हैं वो कैसे पूछे गए हैं। तो वो कैसे कैसे मिलेंगे? एक तो मिलेगा प्रार्थना समाज कब बना, कब बना मतलब इसका ईयर पूछ लिया। तो आपको पहली बात तो जितने भी रिफॉर्म्स हुए हैं, रिफॉर्म मूवमेंट हुए हैं, धार्मिक सुधार आंदोलन हुए हैं, उन सब का ईयर याद रखना है, ठीक है। दूसरा क्या पूछ लिया? दूसरा पूछ लिया कि भाई संस्थापक बताइए, संस्थापक। दूसरा क्वेश्चन बनता है संस्थापक वाला कि संस्थापक बताइए। तो आपने फिर देखा कि प्रार्थना समाज का संस्थापक कौन है। तीसरा टाइप का क्वेश्चन बनता है कि इसकी स्थापना जो है वो कहाँ हुई थी, लोकेशन पूछ लेता है, वेस्ट बंगाल में हुई थी या आपके मुंबई में हुई थी, बिहार में हुई थी, कहाँ हुई थी, तो फिर ये लोकेशन पूछ लेता है। तो आपको 2 चीजें करनी है। जब प्रीवियस ईयर का आप क्वेश्चन पेपर उठाएंगे, आप 4-5 साल के क्वेश्चन पेपर देखेंगे, एनालाइज करेंगे कि कौन सा जो यूनिट है, जो सब यूनिट है, वहां से कौन सा जो टॉपिक है बार बार पूछा गया है। उसके बाद आप ये देखेंगे कि वो जो जैसे हमें पता चल गया कि सोशल और रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट पूछे जाते हैं, धार्मिक और सामाजिक सुधार आंदोलन पूछा जाता है। उसके बाद आपका दूसरा स्टेप, सेकेंड स्टेप क्या होना चाहिए? जो आपका सेकेंड स्टेप है वो ये होना चाहिए कि उसमें भी क्वेश्चन किस वैरायटी का बन रहा है। तो मैंने बताया कि यहाँ पे 3 वैरायटी के आपको क्वेश्चन मिलेंगे। एक तो जैसे एग्जांपल मैंने दिया, प्रार्थना समाज स्थापना कब हुई, ये क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद संस्थापक कौन था, ये भी क्वेश्चन आ चुका है, और स्थापना हुई कहाँ थी, ये भी क्वेश्चन आ चुका है। तो ये चीज आपको समझनी पड़ेगी। ये चीज मैं डिटेल में समझाऊंगी भी अगले आने वाले वीडियो में, क्योंकि ये हमारी पूरी सीरीज चल रही है, तो ये मैं समझाऊंगी भी आपको। लेकिन ये भी जानना आपके लिए जरूरी है कि अगर इसमें आप खुद मेहनत करते हैं, जितना ज्यादा आप एफर्ट मारेंगे, जितना ज्यादा आप टाइम इन चीजों में लगाएंगे, उतना ही ज्यादा अच्छे तरीके से आपको समझ में आएगा, उतना ही ज्यादा अच्छे तरीके से आप उसको मतलब समझ के याद कर पाएंगे, ठीक है। तो ये आपका सेकेंड स्टेप हो गया, ये हमने देख लिया। फिर एक बार हम क्या करेंगे, पूरा का पूरा हम एक बार प्रीलिम्स का सिलेबस देखेंगे। हमने बात करी 10 यूनिट की। पहला जो है वो है आपका भारत का इतिहास। भारत का इतिहास, इंडियन हिस्ट्री की बात कर रहे हैं। इंडियन हिस्ट्री में आपका वही प्राचीन वाला पोर्शन हो गया, फिर मध्यकालीन और आपका मॉडर्न हो गया। मॉडर्न के बाद लास्ट में स्वतंत्रता के पश्चात भी है ना, मतलब इंडिपेंडेंस के पहले और आफ्टर इंडिपेंडेंस दोनों आपका यहाँ पे टॉपिक है। आफ्टर इंडिपेंडेंस देखेंगे एकीकरण और पुनर्गठन, मतलब यहाँ पे जब हम इंटीग्रेशन की बात करते हैं, इंटीग्रेशन और रीऑर्गेनाइजेशन, ये दोनों टॉपिक आपको करने हैं आफ्टर इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता के बाद में, और ज्यादा डिटेलिंग कुछ नहीं करनी है ना। हमने कैसे कैसे पूरा का पूरा देश इंटीग्रेट किया, फिर रीऑर्गेनाइज कैसे किया हमारे स्टेट, यहां तक आपको पढ़ना है। तो ये हो गया आपका पहला ये वाला जो पोर्शन है ये आपका नया ऐड हुआ है, संकल्पना और विचार। तो इसको आप ज्यादा अच्छे से समझ के पढ़ेंगे, क्योंकि ये चीज आपको बिल्कुल नई नई मिलने वाली है ना। उसके अलावा ये चीज आप हमेशा से पढ़ते आए हैं, पहली बार जो पढ़ रहे हैं उनको और जो पुराने हैं उनको, सबको इससे रिलेटेड काफी डेटा अवेलेबल हो जाएगा, है ना, यूट्यूब, टेलीग्राम, इन सब चीजों पे। तो ये हो गया आपका पहला यूनिट। सिलेबस भी आपको याद होना चाहिए, एक एक यूनिट, है ना, एक एक चीज। दूसरा आता है आपके मध्य प्रदेश के इतिहास के बारे में, मध्य प्रदेश की हिस्ट्री आती है। हिस्ट्री के साथ साथ संस्कृति और साहित्य, मतलब लिटरेचर और कल्चर की भी बात करते हैं। फिर यहाँ पे आपको देखना है कि कौन कौन सी चीजें हैं इतिहास से रिलेटेड है। स्वतंत्रता आंदोलन, जो फ्रीडम स्ट्रगल हुआ, उसमें मध्य प्रदेश का योगदान, है ना। जनजातियां आपको यूनिट 10 में भी मिलेगा। बोलियां हो गई, लोक कलाएं, लोक संगीत, आप देखेंगे कि यहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं। साहित्यकार हो गया, साहित्यकार में आप देखेंगे कि साहित्यकार की कृतियां भी पूछा जाता है, कि जैसे मान लीजिए हिम तरंगिनी किसकी पुस्तक है, ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं। धरोहर स्थल हो गया, विश्व धरोहर स्थल मध्य प्रदेश के कौन कौन से, और जनजाति व्यक्तित्व हो गया, है ना। आप देखेंगे जैसे तांट्या मामा जी के बारे में बार बार क्वेश्चन आता रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे यूनिट 2 से रिलेटेड, है ना। यूनिट 2 में हो गया आपका मध्य प्रदेश का हिस्ट्री, कल्चर एंड लिटरेचर ऑफ मध्य प्रदेश, ठीक है।
फिर आता है जो आपका थर्ड यूनिट, वो है भारत का भूगोल, इंडियन ज्योग्राफी की बात कर रहे हैं। इंडियन ज्योग्राफी में सीधे सीधे दिया गया है कि आपको पर्वत, पठार, नदियां, उसके अलावा झीलें, ये तो पढ़नी ही है, ये आपके सीधे सीधे फैक्ट है, ये पढ़ना है। उसके अलावा ये जो है आपका जो फिजिकल ज्योग्राफी में जलवायु से संबंधित आपके कुछ फिनोमिना है वो पढ़ने हैं। उसके अलावा फिर वन हो गया, खनिज, जन संसाधन, तो ये सारी चीजें फिर आपको करनी है। यहाँ पे आपको पारंपरिक और गैर पारंपरिक स्रोत जो है ऊर्जा के, एनर्जी के, रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज जितने भी हैं वो सारे आपको करने हैं। तो सिलेबस जब आप देखेंगे तो सिलेबस काफी अच्छे से आप डिटेल में पढ़ेंगे, जिससे जब आप कोई भी चीज पढ़ें तो आपको पता हो कि वो आपके सिलेबस में है भी या नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे रिवर, लेक्स, प्लेट्यू, उन सब की जितनी भी डिटेलिंग है, जितने भी अवेलेबल प्लेट्यू हैं, जितने भी रिवर्स हैं आपके इंडिया में, वो आपको करनी है। याद रखिएगा हम इंडियन ज्योग्राफी की बात कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, फूड सिक्योरिटी हो गया, ग्रीन रेवोल्यूशन हो गया, नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी हो गया। फिर यहाँ पे डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए यहाँ पे डिजास्टर पूछा जाता है, इस बार भी पूछा गया था, है ना, आपका साइक्लोन के बारे में कब आया था। तो ये भी चीज याद रखिएगा कि ऐसे क्वेश्चन आपको आते हैं, तो आपको पिछला जितना भी डेटा है वो भी याद रखना है। फिर हो गया मध्य प्रदेश का भूगोल, मध्य प्रदेश के ज्योग्राफी के बारे में। तो मध्य प्रदेश में भी आपकी जितनी भी पर्वत, पठार, नदियां, जितनी भी चीजें हैं आपको याद रखनी है। मिट्टियां हो गई, जल संसाधन हो गया, सिंचाई हो गया, सिंचाई व्यवस्था, ठीक है, उद्योग हो गया, यहाँ पे एनर्जी सोर्सेज जितने भी हैं वो हो गया। इसके अलावा ये आपका सेंसस से रिलेटेड, जनगणना से रिलेटेड हो गया, घनत्व वगैरह विवरण जनसंख्या का बताना है। तो ये आपको जैसे ही आप मध्य प्रदेश पढ़ेंगे तो मध्य प्रदेश में आप देखेंगे कि आपको ये चीजें ज्योग्राफी वाले पोर्शन में ऐड करनी है। मैंने एक वीडियो ये भी बताया है, आप एक पहले तो मध्य प्रदेश के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, मैप पूरा का पूरा याद करेंगे, और उसके बाद एक वीडियो मैंने अभी अपलोड किया है जिसमें मैंने बताया है कि कैसे एक मैप से आप 100+ क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ज्योग्राफी वाला पोर्शन तो आप बहुत सारा मैप से ही याद कर सकते हैं, जरूर देखिएगा, आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। तो ये हो गया आपका ज्योग्राफी और मध्य प्रदेश। फिर आपका आता है भारत और मध्य प्रदेश की संवैधानिक व्यवस्था। यहाँ पे जितना भी हमारा क्या है, यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम है मध्य प्रदेश और इंडिया का, वो हमें देखना है। उसमें भी ये देखना है कि पोर्शन ज्यादा कहाँ से आता है, जैसे आपका फंडामेंटल राइट्स हो गया, ड्यूटी हो गया, जुडिशियल सिस्टम हो गया, इसके अलावा इंस्टीट्यूशनल सिस्टम जो आपका ये कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस हो गया, कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम ऑफ मध्य प्रदेश, गवर्नर, कैबिनेट। अब आप इसमें देखेंगे कि जो मध्य प्रदेश का कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम है, वहां से गवर्नर वाले पोर्शन से कैसे क्वेश्चन आते हैं, चीफ मिनिस्टर वहां से कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो टॉपिक तो दिया हुआ है, तो सिंपल सा ये टॉपिक दिया हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम ऑफ मध्य प्रदेश। अब आपको समझना पड़ेगा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को देख के कि यहाँ से क्वेश्चन बनते कैसे हैं। ठीक है, अगर दिया हुआ है गवर्नर, तो मध्य प्रदेश में गवर्नर से रिलेटेड कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, ये आपको समझना पड़ेगा। पंचायती राज वगैरह हो गया, यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर बात करते हैं किसकी, अर्थव्यवस्था की। तो मध्य प्रदेश और भारत की अर्थव्यवस्था साथ में दी हुई है। सबसे पहला है वर्तमान स्थिति बतानी है मध्य प्रदेश की, इससे रिलेटेड इस बार क्वेश्चन आया था कंपेयर करके कि मध्य प्रदेश और भारत का जो आपका पर कैपिटा इनकम है वो कितना है, मतलब ज्यादा है कि कम है, कंपेयर करना था। तो यहाँ पे वर्तमान स्थिति, यहाँ से ये क्वेश्चन आया हुआ था। उसके अलावा फिर आपके जितने भी मानव संसाधन विकास हो गया, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट हो गया, मध्य प्रदेश की प्रगति बतानी थी सतत विकास लक्ष्यों में। फिर ये एमएसएमई वगैरह हो गया, उद्योग के बारे में बताना है, ओडीओपी हो गया आपका। तो ये आपको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं मध्य प्रदेश से रिलेटेड, वो आपको करनी है। इसके अलावा यहाँ पे G20 शाख ये सब भी ऐड है, तो इससे रिलेटेड भी आपको डिटेल में पढ़ना है। और कितना पढ़ना है, क्वेश्चन कैसे बनते हैं, ये सब आपको मिलेगा जब आप प्रीवियस ईयर के पेपर्स देखेंगे। जितने नए टॉपिक हैं उसके लिए तो आपका 2024 वाला ही पेपर अवेलेबल है सिर्फ। पुराने टॉपिक के लिए आप 3-4 सालों के पेपर जरूर एनालाइज करें। ठीक है, फिर ये हो गया आपका इकोनॉमी ऑफ इंडिया एंड मध्य प्रदेश। हर एक चीज आपको अच्छे से करनी है। जैसे यहाँ पे रिजर्व बैंक दिया हुआ है, तो रिजर्व बैंक के बारे में जितना भी अवेलेबल डेटा है आप अच्छे से करेंगे और देखेंगे कि यहाँ से क्वेश्चन बनते कैसे हैं। रिजर्व बैंक तो दे दिया ऑप्शन में, है ना, कि यहाँ पे रिजर्व बैंक के बारे में पूछा जाएगा। फिर आपको प्रीवियस ईयर के पेपर देख के ये देखना है कि क्वेश्चन बनते कैसे हैं। ठीक है, और जो टॉपिक नए ऐड हुए हैं, याद रखिएगा जो आपके न्यू टॉपिक हैं, अगर वो न्यू टॉपिक किसी और आपके एग्जामिनेशन में आते हैं, जैसे हम बात करें यूपीएससी में, या यूपी आपका पीएससी है या आपका बीपीएससी है,
अगर छत्तीसगढ़ वाला है, छत्तीसगढ़ पीएससी है, अगर इन सब में किसी में पहले से वो टॉपिक रहा हो तो आप वहां के भी क्वेश्चन जरूर देखें, क्योंकि ये होता है कि बेस लेके चलता है आपका पीएससी कि इन जो आपके दूसरे स्टेट सर्विसेज हैं वहां कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं कि वो टॉपिक यहाँ पे कैसे पूछा गया था। अब कुछ लोगों का आएगा कि मैम अभी इतना ही नहीं हो रहा, उतना कहाँ से देखेंगे, और ये क्वेश्चन पेपर हम देखेंगे कैसे। तो ये आप बीच बीच में, जैसे टेलीग्राम में बहुत सारे अलग अलग ग्रुप्स होते हैं जहाँ पे वो पेपर अपलोड करते रहते हैं, तो आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं बहुत आराम से, है ना। ऐसा नहीं है कि आप बुक ही खरीदिए उसके लिए, टेलीग्राम में आप देख सकते हैं कि यूपी पीसीएस का ग्रुप हो, वहां से डाउनलोड कर लीजिए पेपर जो है प्रीवियस ईयर के, उनका भी ऐसे पूरा का पूरा 10 ईयर का जो पेपर है वो एक साथ मिल जाएगा। प्रीलिम्स वगैरह का तो आसानी से मिल जाता है, ठीक है। तो आप ऐसे देख सकते हैं। फिर विज्ञान पर्यावरण साइंस वाले पोर्शन से आप देखेंगे कैसे क्वेश्चन बन रहे हैं, जैसे ये पोषक तत्व वगैरह हो गया, कुपोषण हो गया, सिकल सेल अनीमिया हो गया, यहाँ पे संक्रामक रोग हो गया। तो ये वाला जो पोर्शन है यहाँ पे भी आप देखेंगे कि कौन कौन से पोर्शन है, जैसे सैटेलाइट हो गया, स्पेस टेक्नोलॉजी हो गया। तो आपने देखा कि सीधे सीधे पूछा गया था कौन से सैटेलाइट से हमने लॉन्च किया था, है ना, सैटेलाइट का नाम पूछ लिया था। तो आप देखेंगे 2024 के पेपर से और पुराने पेपर से कि क्वेश्चन बनते कैसे हैं। सैटेलाइट तो दे दिया इसमें, तो हमें सैटेलाइट के बारे में अब क्या पढ़ना है, तो सैटेलाइट का नाम भी याद रहना चाहिए कि हमारे जो मेन मिशन है हमने उसको किस मतलब रॉकेट से है वो लॉन्च किया था, है ना। सैटेलाइट हमारे कितने कितने लॉन्च हुए हैं, रॉकेट जो है हमारा, मतलब जो रॉकेट हमने जितने भी लॉन्च किए उनके नाम कौन कौन से हैं, आप ये जरूर याद रखिएगा, ठीक है। न्यूट्रिशन और माल न्यूट्रिशन के लिए भी कैसे क्वेश्चन बनते हैं। तो पहले आप अच्छे से एक बार क्या करेंगे, पूरे टॉपिक इंक्लूड करेंगे, उसके बाद देखेंगे कि हर एक टॉपिक से क्वेश्चन कैसा बन रहा है। ये काफी लंबा प्रोसेस है, ऐसे एक दिन का प्रोसेस नहीं है कि आपको एक दिन में हर एक चीज समझ में आ जाएगी कि पहले पेपर कैसे आते हैं और आपका सिलेबस से कौन सा टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टाइम लगेगा इसमें, धीरे धीरे आप ऐसे समझने की कोशिश करिए और मैं साथ में आपको बताती ही रहूंगी, हेल्प करती ही रहूंगी, तो आप समझते रहेंगे। फिर करंट अफेयर की बात करें, करंट अफेयर में आपको इंटरनेशनल, नेशनल और मध्य प्रदेश तीनों का करंट अफेयर पढ़ना है। अब आप देखेंगे कि सिर्फ इतना दिया हुआ है कि भाई यहाँ पे क्या पढ़ना है, हमें करंट अफेयर पढ़ना है। अब करंट अफेयर में कैसे क्वेश्चन आते हैं, करंट अफेयर में तो कुछ भी पूछा जा सकता है। आप देखेंगे कि यूपीएससी का बिल्कुल अलग ही करंट अफेयर है, बहुत ही खतरनाक वाला। अब सीधे सीधे करंट अफेयर में मध्य प्रदेश में क्या पूछा जाएगा, तो आपको कैसे पता चलेगा, जब आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखेंगे कि प्रीवियस ईयर में कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो आप करंट अफेयर में पहले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उठाइए, उसको एनालाइज करिए कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, स्पोर्ट्स से क्वेश्चन कैसे आते हैं, जैसे इसमें आपका स्पोर्ट्स वगैरह भी इंक्लूड होता है, तो स्पोर्ट्स से कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो ये सारी चीजें आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से समझ में आएंगी। तो सिलेबस के साथ साथ प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर भी आपको देखते चलना है, समझते चलना है। फिर संचार प्रौद्योगिकी, आपका जो कंप्यूटर वाला सेक्शन है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, बेसिक कंप्यूटर नॉलेज आएगा, इलेक्ट्रॉनिक्स है, रोबोटिक्स है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ई गवर्नेंस है, सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म्स जितने भी आपके हैं, जैसे फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, तो ये सारी चीजें। अब वही है कि आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर देखिए और देखिए कि सोशल नेटवर्किंग अगर है तो वहां से कैसे क्वेश्चन आ रहा है। कंप्यूटर अगर पूछा हुआ कि बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, मतलब सामान्य आधारभूत ज्ञान आपको कंप्यूटर का बताना है, तो आधारभूत ज्ञान में भी क्वेश्चन कैसे बन रहे हैं ये भी आपको पता चलेगा जब आप पुराने पेपर को देखेंगे, ठीक है। फिर बात आती है 10 की। यूनिट 10 जो है वो आपका किससे रिलेटेड है, जनजाति से रिलेटेड है। नया टॉपिक ऐड हुआ है, इसमें भी आप हर एक चीज, चाहे हम भौगोलिक विस्तार की बात करें, जितने भी संवैधानिक प्रावधान है, कॉन्स्टिट्यूशनल जितने भी आपके अमेंडमेंट हुए हैं, उसके अलावा जितने भी प्रोविजन है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, वो सारे आपको ट्राइब से रिलेटेड पढ़ने हैं। हमारे यहाँ कौन कौन सी प्रमुख जनजातियां हैं, पिछड़ी जनजाति जितनी भी हैं उनके बारे में, योजनाओं के बारे में, उनकी संस्कृति के बारे में, फिर स्वतंत्रता आंदोलन में उनका क्या पार्टिसिपेशन था इसके बारे में, हर एक चीज फिर आपको यहाँ पे लोक साहित्य हो गया, लोक संस्कृति हो गया, इसके बारे में पढ़ना है। तो आज के पूरे लेक्चर में आपको मैंने सिर्फ क्या बताया, 2 से 3 स्टेप बताए हैं कि आपको क्या करना है, जिसमें सबसे मेन ये बात थी कि आपको कैसे समझना है कि हमारी 10 यूनिट तो हैं, लेकिन 10 यूनिट बराबर में क्या है, हर एक यूनिट से बराबर क्वेश्चन आएंगे ये बिल्कुल तय नहीं है, लेकिन हर एक टॉपिक में, मतलब हर एक सब टॉपिक में ये जरूर डिसाइडेड है कि कुछ जो टॉपिक है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कुछ जो है वो कम इंपॉर्टेंट है।
सबसे पहले हमें फोकस करना है उन टॉपिक्स पे जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उनको अच्छे से याद करना है, बिल्कुल दिमाग में बैठा लेना है। फिर हमें उन टॉपिक पे फोकस करना है जो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन वहां से भी आएंगे, तो फिर आप उन पे जाएंगे। तो ये आपकी क्या होनी चाहिए, एक स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, ठीक है। बहुत सारे बच्चे इसके लिए भी मुझे कॉल या मैसेज कर रहे थे कि आप 2025 की रणनीति बता दीजिए। तो पहले आप अगर बेसिक नहीं जानेंगे कि भाई पीएससी कैसे पेपर लेता है, क्या चीजें होती हैं, शुरुआती दौर में आपको क्या करना है, तो वो आपको मैं स्ट्रैटेजी बता दूंगी तो समझ नहीं आएगा। अब जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, धीरे धीरे आपको चीजें एक एक करके समझ में आ रही हैं। अब मैं जब स्ट्रैटेजी बताऊंगी कि आपकी 2025 की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, टाइम टेबल आपका कैसा होना चाहिए, तब आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा, ठीक है। तो आई होप आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आई होंगी। कोई भी डाउट है तो आप कॉल, मैसेज, कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।